हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज सरस्वती आप ग्रुप कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के तहत एमए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय के जिसका कोड है EDU 501 तथा शीर्षक आदर्शवाद पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे कि आदर्शवाद होता क्या है। दर्शन के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है तथा दर्शन में इनका समय से प्रचलित चला एक विचारवाद है। जैसे हम यहाँ पर आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति प्लेटो के थियरी ऑफ आइडियल से हुई है, जिस कारण आदर्शवाद को हम विचारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, विचारवाद क्या होता है? हमारे मन में पहले क्या होगा? विचार आया। यहाँ पर समझ लेते हैं, विचार के बाद क्या गया? भाव आ गया, और भाव के बाद सीधे आदर्श आ जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, पहले मस्तिष्क में विचार आया, उसके बाद भाव की उत्पत्ति हुई, तब आदर्श हुआ। इसलिए इस विचारधारा को हम विचारवाद भी या मनवाद भी कहते हैं। ठीक है, मनवाद भी कहा जाता है। इसको प्रत्यक्षवाद या मनवाद भी यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, प्रत्यक्षवाद या मनवाद भी कहा जाता है। आदर्शवाद में किस पर महत्व दिया गया है? वस्तु की अपेक्षा विचारों तथा भावों को आदर्श मानकर इसको महत्व दिया गया है। ठीक है, इसमें विचारों तथा भावों को अधिक महत्व दिया गया है। आदर्शवाद में शरीर की अपेक्षा मन को अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि व्यक्ति के विचार में मन निहित होते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में क्या होते हैं? सबसे पहले विचार आता है, ठीक है, भाव आता है, तब आदर्श होता है। इस प्रकार आदर्शवाद विचार जगत में ही संभव है। दर्शन के अंतर्गत यह विचारवाद आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम पर क्या है? आधारित है। यह इसका एक तरफ से कहा जाए कि आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम के मार्गदर्शन पर चलता है। ठीक है, दर्शन में आदर्शवाद एक ऐसा संप्रदाय है जो मानव की भौतिक प्रवृत्ति की अपेक्षा मानसिक प्रवृत्ति से अधिक संबंध रखता है। इसमें आदर्श मूल्यों क्या है? आदर्श मूल्य इसमें क्या है? सर्वव्यापी है। आदर्श मूल्य क्या है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी, ठीक है। सर्वव्यापी मतलब हर जगह क्या है? हर जगह इसको देखा गया है। ठीक है, इस यहाँ अरस्तु ने शिक्षण विधियों में आगमन तथा निगमन विधि का क्या किया? प्रयोग किया, तथा आदर्शवाद के जनक प्लेटो को ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर यदि क्वेश्चन किया जाए कि आदर्शवाद के जनक कौन है, तो सीधा सीधा यहाँ पर आंसर आएगा प्लेटो। ठीक है, प्लेटो एक प्रमुख दार्शनिक थे। ठीक है, और प्लेटो और अरस्तु में कैसा संबंध था? गुरु और शिष्य का संबंध था। ठीक है, गुरु और शिष्य किसके अंतर्गत? अरस्तु और प्लेटो के बीच में गुरु और शिष्य का संबंध पाया जाता है। ठीक है, तथा इनका जन्म, यदि इनका जन्म स्थान के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, जन्मस्थली के, तो एथेंस के समीपवर्ती इजीना द्वीप में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। तथा प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में आदर्शवादी तत्व मीमांसा के अंतर्गत दो प्रकार के विचार को क्या किया? स्वीकार किया। पहला क्या था? पहला इसमें विचार आता था विचार जगत, ठीक है, अलौकिक सत्ता, तथा दूसरा वस्तु जगत, लौकिक सत्ता। ठीक है, आदर्शवाद में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत विचारों को महत्व दिया गया। ठीक है, ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किसको महत्व दिया गया? इस विचार को। तथा ज्ञान ही क्या है? सत्य है। इसमें क्या बताया गया? ज्ञान ही सत्य है, इसके अलावा सभी क्या है? असत्य है, नश्वर है। ठीक है, भौतिक जगत को यहाँ पर क्या किया? त्याग किया गया।
उसके बाद इसमें आदर्शवाद में आचार मीमांसा मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य है। आचार मीमांसा में मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्माभूति को बताया, ठीक है, तथा आध्यात्मिक विकास पर बल दिया, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग का अनुसरण किया, ठीक है। इस प्रकार आदर्शवाद मन की प्रवृत्ति को वास्तविक मानता है। आदर्शवादी एक विचारक थे M.K. दत्ता, उनका नाम क्या था? M.K. दत्ता, ठीक है। M.K. दत्ता के एक परिभाषा है, उन्होंने क्या कहा? आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को वास्तविक सत्ता मानता है। उन्होंने क्या कहा? अंतिम सत्ता को वास्तविक सत्ता में स्वीकार किया, ठीक है, अंतिम सत्ता को वास्तविक सत्ता में स्वीकार किया तथा इस विचारधारा में हम चरम सत्य को उस समय तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम आध्यात्मिकता का सहारा नहीं ले लेते हैं। यह विचारधारा ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित माना जाता है, ठीक है। ईश्वर के द्वारा इस पूरे संसार का क्या किया गया? निर्माण किया गया। आदर्शवाद यह मानता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मभूत या मन में जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं उसी को इस दुनिया के एक साथ जोड़ने का काम किया जाता है तथा बौद्धिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा धर्म का पालन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आते हैं आदर्शवादी विचारक, ठीक है। आदर्शवादी विचारक कौन थे? इसमें आदर्शवादी विचारक प्लेटो का नाम आता है, अरस्तु का नाम आता है, सुकरात का आता है और कांट का आता है, ठीक है। जैसे पूछ दिया कि आदर्शवादी विचारक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, कांट। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए भारत के, ठीक है, भारत के संदर्भ में यदि पूछा जाए कौन है, ठीक है, भारतीय संदर्भ में, तो यहाँ पर पहला है महात्मा गांधी। पहला कौन है? महात्मा गांधी। और दूसरा कौन है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद प्रमुख भारतीय आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रमुख तत्व। प्रमुख तत्व क्या है? पहला दिया है मानव संसार की सर्वोच्च कृति है, मतलब यह जो ब्रह्मांड है किसके द्वारा निर्मित है? इस ब्रह्मांड का निर्माण जो किया गया है वो सर्वोत्तम कृति में, मतलब उत्तम है, इससे अच्छा कोई कृति नहीं है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इसमें वस्तु की अपेक्षा इस विचार को क्या किया गया? अधिक महत्व दिया गया। इसमें विचार का महत्व दिया गया, ठीक है। भाव को, आदर्श को क्या किया गया? सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। और तीसरा पॉइंट आता है, इस सृष्टि का सृजन कौन करता है? ईश्वर करता है, ठीक है। ईश्वर के अलावा इस सृष्टि का निर्माण कोई नहीं कर सकता, ठीक। और 4 नंबर में फिर से आता है, इसमें आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण क्या है? आवश्यक है। सामाजिक होने के साथ साथ सामाजिक होने के साथ साथ नैतिक भी व्यक्ति को होना चाहिए। बिना नैतिक के हम आध्यात्मिक मूल्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए व्यक्ति को नैतिक होना अति आवश्यक है। अब आते हैं उद्देश्य पर। उद्देश्य में है आध्यात्मिक विकास, जो मन में, जो मानव मस्तिष्क में इसको रखा गया है। जो मतलब व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास तभी होगा जब वो चारित्रिक हो, नैतिक हो, ठीक है। इसके बिना व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। ईश्वर की सत्ता को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सत्यम शिवम सुंदरम का विकास करना, मतलब इस मार्ग को अपनाना। इससे मानव की कल्याण हो सकती है। इसके बिना इसकी हम पूर्ति नहीं करते, अर्थात शाश्वत मूल्य और नैतिक मूल्यों का पालन किया जाए, ठीक है, जिससे बौद्धिक तथा नैतिक तथा धर्म का यहाँ पर विकास किया जा सकता है। उसके बाद आता है व्यवहारिकता का विकास करना। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। बिना व्यवहार के हम अपने नैतिक और चारित्रिक मूल्य का विकास नहीं कर सकते हैं।
अगला पॉइंट इसमें है व्यक्ति का विकास करना तथा भौतिक जगत से मुक्त होना। ठीक है, व्यक्ति का क्या करना था, यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास किया। व्यक्ति का भी विकास करेंगे तभी व्यक्तित्व का निर्माण होगा तथा भौतिक जगत से यहाँ पर मुक्ति होना चाहिए। ठीक है, और अगला पॉइंट है नागरिकता का निर्माण करना। ठीक है, सभ्य नागरिक और एक उत्तम नागरिक का निर्माण तभी होगा जब हम नैतिक आचरण से सफल हों। ठीक है, नैतिक आचरण के साथ साथ सामाजिक आचरण का भी विकास करना चाहिए। और इसमें अगला पॉइंट यह है चारित्रिक तथा नैतिक विकास। व्यक्ति तभी सफल माना जाएगा जब वो चरित्र और नैतिक रूप से संपूर्ण रूप से क्या हो, सफल हो। बिना इसके अभाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता। इससे उनके मानवीय मूल्य का विकास तभी किया जाएगा जब वो चारित्रिक और नैतिक रूप से संपूर्ण रूप से वह विकसित हो और ईश्वर की सत्ता में समाहित हो। ठीक है, इस प्रकार हम अगले पॉइंट पर आते हैं, पाठ्यक्रम। किसी भी संस्था या धर्म या पूरा वर्तमान काल में या पूर्व जो हम आदर्शवाद पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दर्शन में, तो तीन तत्वों की आवश्यकता होती थी। वह कौन कौन से तत्व थे? छात्र, ठीक है, शिक्षक और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना पाठ्यक्रम के या बिना शिक्षक के या बिना छात्र के हम शिक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शन में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो व्यक्ति के विचारों, ठीक, आदर्शों पर क्या होता है, निर्भर होता है। जिससे विचार, ठीक है, भाव तब आदर्श। ठीक है, उस समय के लोगों का विचार कैसा था, आदर्श कैसे थे, नैतिक होना, चारित्रिक होना चाहिए, मानवीय मूल्य का विकास करना चाहिए। उस समय के पाठ्यक्रम में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। उसके बाद शाश्वत मूल्य का महत्वपूर्ण स्थान था, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग को अनुसरण करता है। जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसमें नैतिक चारित्रिक पर बल दिया गया। और प्लेटो के अनुसार यहाँ कुछ पाठ्यक्रम को दर्शाया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम को दर्शाया जिसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। बौद्धिक क्रियाएं, बौद्धिक क्रिया क्या होता है, ठीक है, इसमें मन मस्तिष्क पर भी बल दिया गया है, जो मानव के सभी क्रियाओं को इसमें समाहित किया गया है। तो इसको मानव की जो भी क्रिया हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, नैतिक क्रिया, ठीक है, और दूसरा कलात्मक क्रिया। तो पहले जानते हैं नैतिक क्रिया का, जो व्यक्ति का नैतिक जैसे मूल्य होता है और उसका हम एक आदर्श और भाव के रूप में प्रयोग करते हैं, वही नैतिक क्रिया होता है। इस नैतिक क्रिया में किसका अनुसरण करते हैं? धर्म का। ठीक है, सभी लोग अपने अपने धर्म का प्रचार अध्यात्म और नीति शास्त्र का अनुसरण करते हैं। बिना अध्यात्म और नीति शास्त्र के दर्शन में क्या है, उसका जीवन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा और उसके विचारों को उतना महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, कलात्मक तथा सौंदर्यात्मक क्रियाएं, इसमें कलात्मक और सौंदर्यात्मक क्रिया में कला तथा कविता का क्या है, विशेष महत्व। उस समय कला और कविता को विशेष महत्व दिया जाता था। जो वर्ग जिस श्रेणी में आता था उसको उस प्रकार की शिक्षा सिखाया जाता था। ठीक है, जैसे क्षत्रियों को तीर धनुष की कला थी, युद्ध करने की, ब्राह्मणों को साहित्य और धर्मशास्त्र पर, ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा वर्ग के आधार पर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य इसमें विषय हैं जिसमें भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित तथा विज्ञान के महत्व को यहाँ पर दर्शाया गया है। आदर्शवाद के यह पाठ्यक्रम उस समय वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रास, एक विचारक थे रास, उनके अनुसार पाठ्यक्रम का भी कुछ फिगर के माध्यम से हमें दर्शाने का प्रयास किए हैं, जिसमें मानव की क्रिया है। मानव की क्रिया में शारीरिक क्रियाएं और आध्यात्मिक या आत्मिक क्रियाएं। ठीक है, शारीरिक क्रिया को जैसे यहाँ पर कई वर्गों में बांटने का प्रयास किया गया है फिगर के माध्यम से। इसमें बौद्धिक क्रियाएं हैं और बौद्धिक क्रिया में
साहित्य का बहुत स्थान था, इतिहास है, गणित, भाषा विज्ञान, भूगोल तथा नीति शास्त्र का क्या करते थे उस समय के लोग, अनुसरण करते थे, इस पर विचार करते थे। ठीक है, उसके बाद नैतिक है, नैतिक में नीति शास्त्र का अनुसरण करता था। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, नीतिगत मामलों में उसको सुयोग्य और कर्मठ होने की बात उस समय वैदिक काल में कही गई थी। उसके बाद कलात्मक, सौंदर्य और ललित कला का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और लास्ट है धार्मिक में धर्म और अध्यात्म शिक्षा पर क्या किया गया, बल दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें जन शिक्षा। जानेंगे जन शिक्षा क्या होता है। आदर्शवाद के प्रवर्तक प्लेटो ने जन शिक्षा के विभिन्न तरीके अपनाए, जिसमें आदर्शवादियों ने जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक, भौतिक पर क्या किया, विशेष रूप से बल दिया। ठीक है, इसके बिना आदर्शवाद क्या था, अधूरा था। बिना धर्म के अनुसार नैतिक विकास कैसे हो, ठीक है, नैतिक विकास कैसे हो सकता है। आदर्शवादियों के अनुसार सामान्य शिक्षा, सामान्य जीवन के लिए विशिष्ट शिक्षा क्या था, विशिष्ट शिक्षा, विशेष वर्गों के संपादन के लिए धर्म, दर्शन तथा संस्कृत के शिक्षा, मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए क्या किया, महत्व दिया। इसके बिना आदर्शवाद क्या था, अधूरा सा लगता था। लेकिन जन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा पर भी बल दिया। इसके बिना यह अधूरा सा लगता था। लेकिन किसी भी दर्शन में या वर्तमान में इन कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे शिक्षक की उस समय आवश्यकता थी, छात्र, ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद विद्यालय में अनुशासन कैसा था, विद्यालय का शिक्षण कैसा था, और शिक्षण विधि जैसे दर्शन में कैसा प्रयोग किया, मतलब आदर्शवाद में, और अनुशासन। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदर्शवादियों ने इस सृष्टि का जब निर्माण किया तो उसमें अनेक शिक्षण विधि, अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आत्माभूत या ईश्वर की प्राप्ति के लिए इसका हम प्रयोग किए, जिससे आदर्शवादियों में इसके निर्माण से विचार, भाव तथा आदर्शों का निर्माण किया गया। इसी कारण न इसको विचारवाद कहा जाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम जो साधन है, यह दर्शन के अनेकता में एकता के भाव को क्या किया, स्थापित करने का प्रयास किया, और शिक्षण विधि को भी महत्वपूर्ण स्थान रखा। दर्शन के अनुसार शिक्षार्थी वह है, उस समय कहा गया, शिक्षार्थी वह जो शिक्षा की बातों का विश्वास करे तथा आदर्शवाद में विद्यालय की स्थापना का समर्थन किया, क्योंकि किसी बालक के व्यक्तित्व का निर्माण विद्यालय के वातावरण में नहीं होता। ठीक है, उसके एक खुला वातावरण में दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक कहें तो आदर्शवाद क्या था, प्रकृतिवाद का विरोधी था, या प्रकृतिवाद आदर्शवाद का विरोधी था। इस प्रकार यहाँ पर आदर्शवाद में प्रारंभिक समय में बालिकाओं के लिए शिक्षा का उल्लेख नहीं किया, लेकिन बाद में बालिकाओं के शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया। ठीक है, इस प्रकार यह जो हमारा टॉपिक है आदर्शवाद, यहाँ पर मानव में आदर्श भाव, ठीक है, इसके मन में जो भी हमारी बातें आती हैं, इसी से रिलेटेड यह संबंध रखता है। और आदर्शवादियों में यह कहा जाता है कि मन की प्रकृति को वास्तविकता मानता है। और इसी प्रकार यह मेरा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।